जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्निंग डे पे। सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सीरीज किस लिए है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है आप लोगों के लिए। इसमें हम आप लोगों को, जो बच्चे इंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे सेमेस्टर दे रहे हैं, इस बार सेमेस्टर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें चैप्टर नंबर 5 में जहाँ पे आप लोग कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, वहाँ पे ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, जो आप लोग बहुत ही मतलब जो बच्चे अभी सेमेस्टर में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम में बिल्कुल पढ़ चुके होंगे। और जो बच्चे भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनके लिए तो ये नया टॉपिक होने वाला है, IUPAC नेमिंग। तो ये बहुत ही डिटेल में आप लोगों को सारी चीज़ें, जिसमें आप लोगों को होमोलॉगस सीरीज से लेकर के जितने भी क्रियात्मक समूह हैं, सारों के साथ मिल करके आपको उदाहरण सहित सब समझाया जाएगा। आप लोगों के लिए एक एक लेक्चर, छोटे छोटे 10-15 मिनट के वीडियोस आपके लिए छोटे छोटे करके कम से कम 8 से 10 लेक्चर में आप लोगों को पूरा IUPAC अच्छे से क्लियर करा दिया जाएगा। तो सेमेस्टर के लिए और एंट्रेंस के लिए, दोनों के लिए ये पूरी सीरीज, जो कि IUPAC नाम से सीरीज चालू हो गई है, चालू कर दिया जा रहा है आज से, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग स्टार्टिंग से चालू करते हैं कि ऑर्गेनिक यौगिक, उसके वर्गीकरण से चालू करते हैं। आज का वीडियो आपका इसी पे रहेगा। कल से आप लोगों का बेसिक से चालू होगा कि IUPAC में प्रीफिक्स, सफिक्स, जितने भी अनुलग्न होते हैं, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग आगे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे कि कार्बनिक यौगिक, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कार्बनिक कंपाउंड एंड इट्स क्लासिफिकेशन। कार्बनिक कंपाउंड्स एंड क्लासिफिकेशन, कार्बनिक यौगिक और इसके वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है ओपन चेन और एक होता है क्लोज चेन, मतलब खुली श्रृंखला, और होती है एक बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला क्या हो सकती है, जैसे आपने अगर अभी सुना हुआ होगा, तो 1 2 3 कार्बन को हम कहते हैं मेथ एथ प्रो। 3 कार्बन का मतलब प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये एक खुली श्रृंखला है, इसका उदाहरण हो गया खुली श्रृंखला का। और दूसरा उदाहरण अगर आप लोगों ने अगर सुना हुआ हो, तो बेंजीन एक बहुत ही प्रचलित, बहुत ही विख्यात, जिसको हम लोग इसके अंदर डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड से दिखाते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको कहते हैं बेंजीन। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग समझते हैं इसको। तो खुली श्रृंखला के इन्हें एलिफेटिक यौगिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। इनमें कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला में सीधी या शाखा के रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, एन प्रोपेल ब्रोमाइड भी हो सकता है, एन ब्यूटेन भी हो सकता है। एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब सीधी रेखा की बात कर रहा है यहाँ पे, ना एक भी यहाँ पे एक भी मतलब कोई लिंक नहीं लगा हुआ। ठीक है, और ये संतृप्त एवं असंतृप्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं। खुली श्रृंखला ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं वो होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर पाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वो अनसैचुरेटेड या फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जबकि जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा टाइप जो है बंद श्रृंखला, जिसका उदाहरण हम आपको समझा चुके हैं, बेंजीन भी हो सकता है। ठीक है, ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है समचक्रीय, एक दूसरा होता है विषम चक्रीय, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। दोनों को एक एक करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है, इनमें परमाणु बंध श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, पहला पढ़ते हैं समचक्रीय यौगिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। इन सब यौगिकों का बंध चक्र कार्बन परमाणुओं द्वारा बनता है। ये यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है, कार्बन परमाणु, हर समय कार्बन के ही परमाणु होंगे। ठीक है, और आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, जिसमें दोनों एलिमेंट से मिलकर के जो कंपाउंड बना हुआ था, जो यौगिक बना होता है, उसको कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहला आता है एरोमेटिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक का पहला जो वर्गीकरण होता है वो होता है किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड में। इनमें 6 कार्बन परमाणुओं का एक एकांतर युग्म बंध वाली रिंग होती है, जिसे हम बेंजीन रिंग कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड की सबसे फेमस जो रिंग बनती है, जो एक आकार बनता है, उसको क्या कहते हैं, बेंजीन रिंग कहते हैं। जो आप उदाहरण में देख सकते हैं, ये देखिए, यही है बेंजीन, जो मैंने भी पिछले पेज पे जब आपको बताया जस्ट। ठीक है, उसके बाद बेंजीन एक उदाहरण हो गया। देखिए, ये बंद श्रृंखला है, कार्बन की चेन कहीं से भी खुली हुई नहीं है, श्रृंखला कहीं से भी खुली हुई नहीं है। जबकि डबल बॉन्ड्स जो हैं हमेशा अल्टरनेट पे होते हैं, मतलब एक बॉन्ड छोड़ करके डबल बॉन्ड्स यहाँ पे लगे होते हैं, बेंजीन। दूसरा हो गया बेंजोइक एसिड, क्या हो गया ये, बेंजोइक एसिड या फिर बेंजोइक अम्ल, इसको कह सकते हैं। और तीसरा हो गया फिनॉल। फिनॉल को हम ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या होता है, फिनॉल ही होता है। ये चाहे ऐसा बनाए चाहे ऐसा बनाए, बॉन्ड्स के साथ दिखाया जा सकता है, या फिर इसको गोलाकार बीच में गोला बना करके भी दिखाया जा सकता है। गोला बताता है कि एक कार्बन को छोड़ करके डबल बॉन्ड्स लगे हुए। बेंजोइक एसिड में क्या है, इसको आप ऐसा भी बना सकते हैं, आपके समझने के लिए, जितना आसानी से आप समझ सकें।
जैसे मैं आप लोगों को आगे कराऊंगा, अभी आपको उतना समझना जरूरत नहीं है ये सभी चीजों को, बस आप जानते रहिए एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, होमोसाइक्लिक क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं। दूसरा क्या हो गया, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। पहला क्या था, होमोसाइक्लिक, दूसरा हो गया एलिसाइक्लिक। वे कार्बन चक्रीय यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों के गुण से मिलते हैं। एलिफैटिक में क्या था कि वहां पे एलिफैटिक में था श्रृंखलाएं तो होती हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता था, सैचुरेटेड भी होता था, अनसैचुरेटेड भी होता था, मतलब वहां पे संतृप्त और असंतृप्त दोनों हाइड्रोकार्बन पाए जाते थे। यहां पे भी उसी की बात कर रहा है कि इसके अंदर एलिफैटिक यौगिक तो होंगे ही होंगे। ठीक है, आप एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिए कि एलिफैटिक क्या था, देखिए नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एलिफैटिक यही था ना कि इन्हें कहा जाता क्योंकि कार्बन परमाणु की खुली श्रृंखला में सीधी या शाखा के रूप में एक दूसरे से वो जुड़े होते हैं, यही हो गया एलिफैटिक की परिभाषा। तो हम एग्जाम्पल समझते, परंतु इनके बंध चक्र में न तो 6 कार्बन परमाणुओं का होना आवश्यक है और न ही एकांतर युग्म बंध होता है। जबकि आपने होमोसाइक्लिक में पढ़ा, मतलब एरोमेटिक के एग्जाम्पल में पढ़ा कि यहाँ पे 6 कार्बन मिनिमम होने ही चाहिए। कितने, 6 कार्बन, जिसका उदाहरण आपने क्या देखा, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन में मतलब 6 कार्बन है, 6 के बाद आप जितने चाहे उतने कार्बन ले सकते हैं। यहाँ पे भी 6 कार्बन था, जबकि यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, अगर इसको लिया जाए कार्बोक्सिलिक एसिड जो इस पे यहाँ पे क्रियात्मक समूह लगा हुआ हो तो इसको जोड़ करके 7 कार्बन हो जाएगा। इसका मतलब 6 मिनिमम कार्बन होने चाहिए एरोमेटिक के लिए। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें ना 6 कार्बन होना आवश्यक है और बंध चक्र होना यहाँ पे लेकिन आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं होमोसाइक्लिक का ही उदाहरण पढ़ रहे हैं। होमोसाइक्लिक में क्या हो रहा है, सभी बंद चक्र में हो रहे हैं, मतलब वो सर्कुलर होने ही चाहिए। जैसे देखिए साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे डबल बॉन्ड का होना भी आवश्यक नहीं है। एकांतर युग्म, ठीक है, क्या होगा एकांतर, मतलब इसके बीच में सिंगल बॉन्ड्स ही होंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होंगे, तो हम कह सकते हैं ये सारे सैचुरेटेड होते हैं, संतृप्त भी होते हैं। ठीक है, यौगिक कहलाते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन, जब ये साइकिल में बना हुआ तो साइक्लो हो जाएगा और 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन को हम कैसे लिखते हैं, उसका नेमिंग कैसे करते हैं, नामकरण कैसे करते हैं, पहले मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, फिर हेक्स। हेक्स है तो 6 कार्बन के लिए हेक्सेन हो जाएगा, और ये गोलाकार में मतलब बंद श्रृंखला है तो ये साइक्लो लगा देंगे हम। ठीक है, क्या लगा देंगे, साइक्लो। ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। इसको ऐसा भी बना सकते हैं, यहाँ पे 4 कार्बन है तो साइक्लोब्यूटेन हो गया, यहाँ पे 3 कार्बन है तो साइक्लोप्रोपेन हो गया। तो आप दोनों में अंतर कर पा रहे हैं कि नहीं, एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में। एरोमेटिक में 6 कार्बन होना चाहिए, 6 से अधिक भी हो सकता है, और वहां पे क्या था कि डबल बॉन्ड सभी में थे। ठीक है, एरोमेटिक्स में क्या था, सभी में डबल बॉन्ड्स थे। देखिए बेंजोइक एसिड में भी था, फिनॉल में भी था, बेंजीन में भी था। जबकि यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एकांतर युग्म बंद होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स के साथ ही यहाँ पे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पे भी साइकिल है, वहां पे भी साइकिल है। दो यहाँ पे सिमिलैरिटी भी हो गई, समानता भी हो गई, और बहुत सारे यहाँ पे 2-3 अंतर भी आप देख लिए। अब अगला पढ़ते हैं विषम चक्री, ये दूसरा टाइप हो गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक पहला था जिसके 2 उदाहरण थे, एक एलिफैटिक वाला था और एक होमोसाइक्लिक था, एक हेट्रोसाइक्लिक था। अब पढ़ते हैं वे चक्रीय यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु के अतिरिक्त उनकी रिंगों में हेट्रो परमाणु जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन आदि भी होते हैं, वे विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। जबकि इसके पहले जब हमने होमोसाइक्लिक के दोनों टाइप पढ़े, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, इन दोनों में क्या था, कार्बन के ही परमाणु थे। क्या थे, कार्बन के ही परमाणु थे। जबकि इसमें पढ़ेंगे हेट्रोसाइक्लिक में, यहां पे कार्बन के अलावा भी नाइट्रोजन, सल्फर आदि हेट्रो परमाणु भी हो सकते हैं रिंग में। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे विषम चक्री, जैसे थायोफीन, पिरिडीन, ये सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, यहाँ पे यस लग गया, क्या आ गया, सल्फर आ गया। यहाँ पे भी क्या, इसको ऐसा बना सकते हैं। और पिरिडीन के लिए देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऐसा बना रखा है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना, देखिए बॉन्ड आप बना लीजिए, ऐसे होगा बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, इसके बीच में डबल बॉन्ड भी होगा, ये ऐसे बना था, इसमें बनाया नहीं। पिरिडीन के लिए उदाहरण देखिए यहाँ पे बनाया गया है, ये भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं पिरिडीन का उदाहरण। अब देखते हैं वर्गीकरण कैसे किया जाता है। आपने देखा जो चीज अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताई, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको एक चार्ट, एक डायग्राम के रूप में आपको बना करके दिया गया है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों को 2 तरीके से विभाजित किया जा सकता है, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। एलिफैटिक यौगिक, एलिफैटिक कंपाउंड, या फिर क्या कहते हैं इसको, चक्रीय साइक्लिक कंपाउंड कह सकते हैं। इसमें सैचुरेटेड कंपाउंड और दूसरा क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। इसके बीच 2 टाइप हो गया, समचक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक 2 प्रकार का होता है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। दोनों का अंतर आप लोगों ने देख लिया, दोनों की समानताएं देख ली आपने।
और देखिए इसके बाद हम थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है आयन और फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आयन और फ्री रेडिकल, आयन जानते हैं कि जब कोई कंपाउंड होता है उसको अपने निजी जिस आयन से मिलकर के वो बना, जैसे ए बी यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, ए प्लस में बी माइनस में, क्योंकि एक ऋणावेश और एक धनावेश दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो ये एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए NaCl है तो Na के ऊपर प्लस चार्ज होता है क्योंकि ये मेटल होता है, क्लोरीन एक नॉन मेटल होता है, धातु होती है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेश होता है, तो दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये आयंस हो गए, आयंस के बारे में समझ सकते हैं। अब फ्री रेडिकल क्या होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी आप समझेंगे, आगे आपको बताया जाएगा। उदासीन परमाणु, न्यूट्रल एटम की बात कर रहा है, परमाणुओं का समूह जिसके पास विषम या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। विषम मतलब होता है ऑड, 1 3 5 इसकी बात करें, यही होते हैं विषम। हमेशा क्या होंगे, ये सारे अनपेयर्ड ही होते हैं। आप जानते हैं कि जो पेयर्ड होते हैं, युग्मित होते हैं, उनको हम 2 4 6 से लिखते हैं, जबकि अयुग्मित जो होते हैं उसको 1 3 5, जिसको हम लोग ऑड कहते हैं, मुक्त मूलक या फिर फ्री रेडिकल कहलाते हैं। उदासीन परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसके पास विषम या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। यद्यपि इन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं परंतु कोई वैद्युत आवेश नहीं होता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब अगर यहाँ पे एक कार्बन देखेंगे तो इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और ये भी क्या होगा, मुक्त होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, परंतु कोई वैद्युत आवेश का नहीं, मतलब यहाँ पे ना पॉजिटिव चार्ज होगा ना निगेटिव, ना ऋणावेश होगा ना धनावेश होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी अयुग्मित तरीके से। उदाहरणार्थ, अगर एथेन में कार्बन सहसंयोजक बंध इस प्रकार से विदलित या फिर विखंडित हो जाएं कि वो 2 मेथिल मूलक बनते हैं। जैसे अगर आप देखने पाएंगे तो ये क्या लिखा गया है, ये यही लिखा गया है, C यहाँ पे बनाया गया है। किसकी बात है, ये मेथ एथेन की बात हो रही है। तो 2 CH3 ग्रुप दोनों लगे हुए हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों बॉन्ड्स को हम क्या कर देंगे, ऐसे ऐसे तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास रह जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि H और H, यहाँ पे इस कार्बन के पास एक रह गया और इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया टूटने के बाद, विखंडन होने के बाद। तो यही एक तरीके से मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिथाइल मुक्त मूलक बन जाएगा। CH3 रेडिकल आसानी से ये बन जाएगा। आशा करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे डिफरेंस आपको दिया गया, डिफरेंस देख लीजिए। आयन क्या होता है, ये जल अथवा अन्य आयनीकरक विलायक में विलय करने पर बनते हैं। ये साधारणतया होमोलिटिक विखंडन, ऊष्मा या प्रकाश की उपस्थिति में द्वारा प्रेषित होते हैं। मुक्त मूलक क्या होते हैं, हमेशा होमोलिटिक विखंडन। क्या होता है, होमोलिटिक, या फिर कह सकते हैं आप इसको कि यहाँ पे अगर हम हीट देंगे, ऊष्मा देंगे बाहर से या फिर प्रकाश देंगे, तभी ये विखंडित होंगे, टूटेंगे। जैसे मैंने इथेन का उदाहरण लेकर के आपको मिथाइल के मुक्त मूलक बताए। ये प्रायः विलयन अवस्था में होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा सोल्यूशन में होते हैं। क्या होते हैं, विलयन, हमेशा सोल्यूशन में ही पाए जाएंगे और ये प्रायः गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे। और देखिए तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, ये विद्युत आवेशित होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के फलस्वरूप बनते हैं। जैसे मैंने उदाहरण बताया, Na के ऊपर प्लस चार्ज, Cl के ऊपर माइनस चार्ज, कुछ भी बना सकते हैं। Mg के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज हो सकता है। और दूसरा उदाहरण देखिए यहाँ पे क्या है, मुक्त मूलक के लिए ये साधारणतया विद्युत उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, फ्री रेडिकल जो होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, विषम संख्या के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसीलिए। और चौथा पॉइंट क्या है, ये अनुचुंबकीय गुण व्यक्त करते हैं। अनुचुंबकीय क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। क्या होता है, डायामैग्नेटिक। जबकि ये द्विचुंबकीय होता है। क्या होता है, ये डायामैग्नेटिक होता है, द्विचुंबकीय। और ये अनुचुंबकीय मतलब ये पैरामैग्नेटिक होता है। ये अस्थायी होते हैं, क्या होते हैं, ये परमानेंट होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। इसी के साथ आपका ये टॉपिक क्लियर होता है। अगर आप लोगों को समझ में आया तो लर्निंग डे को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी के साथ आप लोगों की IUPAC की सीरीज चलती रहेगी। आप लोग लगातार एक एक वीडियो 10-10 मिनट में देखते रहिए और आपका वीडियो इसी के साथ होता है। एंड धन्यवाद।